नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी 9, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। क्या कहें, जब जब लगता है कि बाजार अब रिकवरी मोड में आ रहा है, बहुत गिरावट हो चुकी। कल भी इस बारे में हमने बहुत डिटेल में बातचीत की थी और ये उम्मीद लग रही थी कि जो परसों की गिरावट ऊपरी स्तरों से आई थी वो शायद उसकी भरपाई जो है वो आज के दिन होती हुई दिखाई दी। लेकिन किसको पता था कि अमेरिका के अंदर अदानी नामक एक बम फूटेगा और उसका असर पूरे बाज़ार पर देखने को मिलेगा। और वही देखने को मिला आज के कारोबारी सत्र में, और गिरावट भी पहले से ज़्यादा गहराती हुई। हालांकि लोअर लेवल से अब थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अभी भी बाज़ार जो है दबाव में ही, ठीक ठाक दबाव में कामकाज करते हुए। आज के अगर हम बाज़ार की बात करें तो आज 23,300 भी टूट गया, 23,263 ये आज का इंट्राडे लो देखने को मिला है। और एक समय हमने देखा कि करीब करीब जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। वहाँ से देखें तो अब रिकवरी है करीब करीब 50 अंकों के आसपास की। एक समय थोड़ी ज़्यादा रिकवरी थी, लेकिन 23,312 का स्तर अभी देखने को मिल रहा है और 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट अभी भी निफ्टी में बरकरार मौजूद है। महज 658 शेयर ऐसे हैं जो कि बढ़ के कामकाज कर रहे हैं और 1960 शेयर, करीब करीब 2000 शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है। और अदानी का असर देखने को मिला ऐसा कि अदानी समूह के शेयर तो लगातार ज़्यादातर जो है वो लोअर सर्किट पे हैं ही हैं। 20-20% तक की गिरावट देखने को मिली। पावर सेक्टर, माफ़ कीजिएगा, बैंकों में, पीएसयू बैंकों में जो है अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। ओवरऑल निफ्टी बैंक इंडेक्स में आज ठीक ठाक करेक्शन देखने को मिला। हालांकि लोअर लेवल से रिकवरी वहां पर भी देखने को मिल रही है। अभी भी अगर हम देखें तो 50,195 का स्तर देखने को मिल रहा है। 23,094 ये जो है आज का इंट्राडे लो देखने को मिला। माफ़ कीजिएगा, 49,787 का लो देखने को मिला है। तो वहाँ से अगर हम देखें तो ठीक ठाक रिकवरी है। 50,195 का लेवल देखने को मिल रहा है, लेकिन दोबारा ऊपरी स्तरों से एक फिसलन जो है वो देखने को मिल रही है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर में ये जो तमाम बीच बीच में गिरावटें आ रही हैं, इसके अब कहाँ थमती हुई दिखाई देगी? क्या वाकई में 23,000 21,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे? इन्हीं तमाम पहलुओं पर बातचीत करते हैं और कल की बात को आगे कंटिन्यू करते हैं। और उसी बात को कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ अंशुल जैन जी कल मौजूद थे। अंशुल जैन जी आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंशुल जी, काफ़ी उम्मीदें थी कल के बाज़ार में कि शायद बाज़ार में आज एक तेज़ रिकवरी देखने की उम्मीद हम करें, लेकिन अदानी के बम ने तो सब कुछ तबाह कर दिया। और जिस तरह की आज गिरावट रही है, कैसे पढ़ पा रहे हैं सर आप इसे? फिर से ऊपरी स्तरों से बाजार लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी बाजार के ऊपर पहले। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए, महाराष्ट्र के एग्जिट पोल वैसे भी बहुत एंकरेजिंग नहीं थे, तो मार्केट नर्वस था। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा अपना जो गेन थी वो लूज करने लगी थी। उसके बाद ये अदानी का बम फूट गया तो एकदम से मार्केट में तबाही मच गई। बट इंपॉर्टेंट लेवल्स अभी भी प्रोटेक्ट हो रहे हैं और क्लोजिंग में अगर हम 23,350 के ऊपर आके क्लोज कर देते हैं तो मैं यहाँ से बहुत ज्यादा बेरिश नहीं रहूंगा। मैं वैसे भी यहाँ से बहुत ज्यादा बेरिश नहीं हूँ। जी मेरे हिसाब से यहाँ पे लोअर एंड पे वोलेटिलिटी काफी रहेगी, वीकर हैंड्स को झटके देके शेक आउट किया जाएगा। बट मैं यहाँ पे सेल के सौदे या डिस्ट्रेस में सेलिंग कर देना या शॉर्ट लेना, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। क्योंकि हम नियर अबाउट बॉटम पे हो ना हो, नियर अबाउट बॉटम पे है, तो ये वो जोन है जहां पे आपको लार्ज कैप्स एक्यूमुलेट करना चाहिए। क्योंकि जब बाउंस बैक बनेगा 23,800 से 24,000 के बीच में एक बार हम अटकेंगे, 24,000 निकलने के बाद ये बाउंस बैक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रेच कर जाएगा। तो उस समय आपको लगेगा कि यार उस समय की वोलेटिलिटी झेल के थोड़ा सा अगर माल खरीद लिया होता तो बहुत अच्छा रहता। तो ये वो अपॉर्चुनिटी है जहां वोलेटिलिटी रहेगी, मार्केट आपको डराएगा, लेकिन आप लार्ज कैप में अगर एक्यूमुलेट करके यहाँ पे बने रहते हैं, स्पेशली मेटल स्टॉक्स, आईटी स्टॉक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, तो बाउंस बैक में आपका पैसा काफी अच्छा बनेगा। मिड कैप स्मॉल कैप में एवरेज करने की गलती मत कीजिएगा। पीएसयू, रेलवे, डिफेंस में एवरेज करने की गलती मत कीजिएगा। केवल और केवल इन तीन सेक्टर के लार्ज कैप्स में थोड़ा सा पैसा डाल के छोड़िए, बाउंस बैक में ठीक ठाक रिटर्न बनेगा। ठीक है सर। तो यहाँ पर आपको जो बातें हैं वो यही हैं कि दिग्गज शेयरों में, खास तौर से मेटल के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, रियल्टी के अंदर, यहाँ पर पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। आपको पीएसयू शेयरों से दूर रहना है, मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहना है, रेलवे डिफेंस से दूर रहना है।
ये फिलहाल के लिए रणनीति आप अपना करके चलें। लेकिन बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल हैं और होने भी चाहिए, जिस तरह की गिरावट आप देखने को मिल रही है। लेकिन आपके प्रश्नों को उत्तर हम देंगे, उससे पहले आज का जो सबसे बड़ा एक्सीडेंट रहा है अदानी समूह, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और वहाँ पर भी बहुत लोगों की बड़ी पोजीशन होगी। जरा ग्राफिक्स लेकर के आइए, जरा घटनाक्रम। जो लोग, हालांकि बहुत लोग सुबह से ही देख रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिपीट करते हैं। गौतम अदानी के लिए अमेरिका से अब नई नई आफत जो है वो देखने को मिल रही है। गौतम अदानी को रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी का दोषी पाया गया है। आरोपी नहीं है वो, इस पर अभी तक उनके ऊपर फैसला नहीं आया है। न्यूयॉर्क की कोर्ट ने गौतम अदानी को जो है वो दोषी ठहरा दिया है। इसके अलावा आपको बता दें कि उनके जो नेफ्यू हैं उन पर भी आरोप लगाए गए हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया है। यूएस अधिकारियों का अदानी और उनके 7 अन्य लोगों को लेकर के बड़ा दावा है। और आपको बता दें करीब 25 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की रिश्वत दी गई है, ये कहा गया है कोर्ट की तरफ से। इसके अलावा सोलर कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए ये घूस जो है वो दी गई थी। अमेरिकी निवेशकों को धोखा देने, गुमराह करने का आरोप उनके ऊपर लगा है। और अमेरिका के शेयर बाजार रेगुलेटर SEC ने तमाम ये जो आरोप हैं वो लगाए हैं। अमेरिकी निवेशकों से धोखाधड़ी के जरिए पूंजी जुटाने का गंभीर आरोप जो है वो यहाँ पर अदानी समूह पर लगा है। अब बात समझने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। ग्लोबल वित्तीय संस्थानों से पूंजी जुटाने के लिए झूठे और भ्रामक बयान दिए गए हैं अदानी समूह की तरफ से। रिन्यूएबल कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रिश्वत दी गई है, ये वो तमाम आरोप हैं। इसके अलावा अदानी एज्योर पावर को फ़ायदा होने का ये दावा किया गया है SEC की तरफ से। अरबों डॉलर के सोलर प्रोजेक्ट हासिल करने से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। भारत सरकार के ऑर्डर्स हासिल करने के लिए ये रिश्वत दी गई है। गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी पर भी ये आरोप जो है, अब जो है ये समझने की कोशिश कर लेते हैं कि आखिर में इसका असर किस तरीके से देखने को मिल सकता है। इसमें अदानी ग्रीन के भी अधिकारियों का नाम शामिल है। अदानी ग्रीन, अदानी पावर, ये वो कंपनियां हैं जो कि जो है इससे प्रभावित होती हुई दिखाई देंगी। एज्योर पावर ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव सिरिल कैबिनेट पर भी लगा है आरोप। 3 अरब डॉलर से ज़्यादा के लोन बॉन्ड इशू के लिए रिश्वतखोरी को जो है वो छिपाया गया है। चलिए जरा इस पर जो असर है वो उसको जरा आप लेकर के आ जाइए फटाफट। अदानी इंटरप्राइजेस के करीब 60 करोड़ डॉलर के बॉन्ड इशू को फिलहाल के लिए रद्द कर दिया गया है। ये इसका बड़ा असर देखने को मिला है। और अमेरिका में अदानी के बॉन्ड्स में जो है वो बड़ी गिरावट देखने को मिली है। और भारत में अदानी के शेयरों पर, अमेरिका के अदानी बॉन्ड्स में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यहाँ पर अदानी के शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। अदानी इंटरप्राइजेज, अदानी पोर्ट, सब में बड़ी गिरावट है। लेकिन अब एक एक करके जरा अदानी समूह के शेयरों पर राय ले लेते हैं अंशुल जी से। अंशुल जी, अदानी पोर्ट, अदानी इंटरप्राइजेज, इन सब पे असर कैसा जो लोअर सर्किट लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये आपको लगता है अभी ये पेन बढ़ेगा 1-2 दिन तक? क्योंकि अब मामला राजनीतिक भी बन गया है। थोड़ी देर पहले राहुल गांधी का भी काफ़ी गंभीर आरोप लगाते हुए सरकार पर और अदानी समूह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। देखिए, अब ये मामला चार्ट पे या कंपनी के फंडामेंटल से ज्यादा राजनीतिक मोड़ ले लेगा, क्योंकि यूएस भी अब आ गया है। तो अब न्यूज बेस्ड ये ज्यादा चलेगा। जैसे पिछला ADAG पैक चलता था या जी एंटरटेनमेंट चलता था, तो न्यूज बेस्ड ज्यादा हो जाएगा। लग नहीं रहा कि पेन खत्म हुआ है, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो GQG कैपिटल जो जिसने पिछली बार शेयर्स खरीदे थे गिरावट में, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि कहीं बल्क डील, ब्लॉक डील में उनका नाम दिखेगा कि उन्होंने और शेयर्स खरीदे हैं। ऐसा कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब अगले 2-4 दिन में हो सकता है कि ऐसा दिखे। अगर दिखता है तो मेरा कॉन्फिडेंस लौटेगा, अगर नहीं दिखता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा अदानी ग्रुप के लिए। और आप देखिए, रीड बिटवीन द लाइंस वाला हाल है। रिलायंस 20% गिरा था, इनकी मार्केट कैप वापस बढ़ने लगी थी। तो मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि कुछ ना कुछ न्यूज आएगी और पैसा जुटाने का जो काम है वो इनके लिए फिर से मुश्किल होगा। पिछली बार FPO के टाइम पे हुआ था, इस बार बॉन्ड मार्केट से जुटाने की कोशिश की तो दिक्कत हुई। तो मेरे को ये पॉलिटिकल एंगल ज्यादा दिखता है, तो फिर मैं पॉलिटिकल सेंसिटिव स्टॉक से फिर दूर हट जाता हूँ। क्योंकि वो टग ऑफ वॉर में हम जैसे, मतलब वही है कि बुल जीते या बियर जीते, रिटेल मर जाता है। तो मैं शेयरों से दूरी बना के रखना चाहूंगा। हालांकि काफी समय से मैं कहते भी आ रहा था कि अदानी पोर्ट से आप निकलिए, थोड़ा सा वैल्यूएशन स्ट्रेस्ड है, JSW इंफ्रा में कन्वर्ट कर लीजिए। अदानी पावर ठीक लग रहा था, लेकिन वहां पे भी गैप डाउन के साथ शुरू हुआ है। मतलब आज चार्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब हुआ है, टूटा है। बाकी ATGL, अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, ये ऑलरेडी ऑल टाइम हाई से 60-70% नीचे थे। तो मैं इन पे कभी, मतलब अपनी वॉच लिस्ट में भी नहीं रखा था। तो ओवरऑल इस समूह में अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, ये 3 स्टॉक्स मेरे रडार पे थे। लेकिन अब इनके स्ट्रक्चर भी बहुत खराब हो गए।
और ये पॉलिटिकली मतलब उसमें चला गया, वैसे भी मेजोरिटी गवर्नमेंट नहीं है बीजेपी की, तो वो भी इतना स्ट्रांगली डिफेंड नहीं कर पाएंगे, तो अब ये पॉलिटिकल एंगल ज्यादा हो जाएगा। मैं अपना पैसा यहाँ से बाहर रखना पसंद करूंगा। आप अपना पैसा बाहर रखना पसंद करेंगे, लेकिन जिनकी पोजीशन फंसी हुई है, जो पहले से निवेशित हैं, जिस उम्मीद में कि ठीक है अब हिंडनबर्ग की स्टोरी ख़त्म हो गई, अब तो आपने आज नहीं तो कल तेज़ रिकवरी देखने को मिलेगी, अभी बाजार संभला नहीं, जब संभलेगा तो यहाँ भी रिकवरी आएगी, वो क्या करें सर? क्या वो बने रहें या वो अपना लॉस बुक करें अब? देखिए, अब इतना नीचे में लॉस बुक करने का कोई मतलब नहीं है, मैं एवरेज की सलाह तो नहीं दूंगा। थोड़ा सा इवेंट्स वॉच कीजिए, एक आध हफ्ते में थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी। हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये सारे क्योंकि वो भी बिजनेसमैन है, तो ये सारे केसेस इधर उधर रफा दफा करके खत्म कर दिए जाए। बट उसमें भी कम से कम एक आध महीने का समय लगेगा, तो अभी हफ्ता डेढ़ हफ्ता देख लीजिए, प्राइस एक्शन बाउंस बैक मिलता है तो कुछ एग्जिट करने की कोशिश करेंगे, बट इस जंक्शन पे एग्जिट करना समझदारी नहीं होगी। अभी एग्जिट मत कीजिए, जो लोग फंसे हुए हैं, जो लोग, बहुत सारे लोगों के सवाल हमारे पास आए हुए हैं, एवरेज कर लें, एवरेज कर लें। बिल्कुल एवरेज करने की सलाह यहाँ पर नहीं है, फ्रेश एंट्री की गिरावट आ गई है। कुछ लोगों के सवाल ये भी थे सर कि हिंडनबर्ग मामले में बहुत तेज़ रिकवरी आ गई थी बाद में, तो क्या ये वही मौका है कि हम दोबारा ख़रीद लें और उसके बाद से वैसी रिकवरी आएगी क्या? आप, आपके पास भी आए हैं इस तरह क्वेरी, और अगर आई नहीं है तो इस तरह के सवालों पर क्या जवाब देंगे आप? देखिए, आने के लिए आ सकती है, लेकिन अगर आना है तो उसका कुछ एविडेंस दिखना चाहिए। वो आपको दिखेगा एनएससी का जो बल्क और ब्लॉक डील वाला जो विंडो होती है उसमें देखिए, क्योंकि अगर जीक्यूजी कैपिटल या इस तरीके की कोई बड़ी कंपनी को गिरावट का फायदा उठाना है, तो वो ऐसे 100 शेयर करके तो खरीदेगा नहीं, वो तो बल्क और ब्लॉक डील में मारेगा। तो कोई बड़ा नाम बायर की कैटेगरी में बल्क और ब्लॉक डील में दिखता है तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लौटेगा, बट उसमें भी फिर 2 4 5 दिन का समय लगेगा। ऐसा नहीं ना कल शाम को न्यूज आई और आज सुबह से वो पैसा लेके तैयार हो गए, उनको भी पैसा इकट्ठा करने में एक आध हफ्ते का समय लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बल्क डील ब्लॉक डील वाले सेगमेंट को वॉच कीजिए और एक आध हफ्ते का समय दीजिए। अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर, कोई इस तरीके का फॉरेन फंड आता है माल खरीदने, तब तो स्टॉक्स अच्छे से रिकवर हो जाएंगे। तो उसी में समय लगेगा, थोड़ा सा आपको पेशेंस जरूर 15 दिन का रखना पड़ेगा, क्लैरिटी में स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है सर। तो ये रहा पूरा अदानी का मामला और अदानी से जुड़ी हुई शेयरों पर रणनीति। बाकी स्पेसिफिक जो सवाल आते रहेंगे बीच बीच में हम चर्चा करेंगे, लेकिन शिवम जी से बातचीत कर लेते हैं, हमारे साथ इस बीच फोन लाइन पर हैं। शिवम जी को नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। कैसे हैं शिवम जी, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं? सर बेगूसराय बिहार से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। आप ऐसे ही अच्छे रहिए सर, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और बताइए सवाल क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सवाल तो ये था, अडानी के लिए था कि फ्रेश एंट्री करें। आप तो पूरा अच्छे से जवाब दे चुके हैं हमको, मेरे लिए अब सवाल ही नहीं है। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लेकिन सर, जी हाँ, बताइए हेलो, बताइए। जी जी, बताइए बताइए बताइए। आरवीएनएल और आईआरएफसी में फ्रेश एंट्री अभी ले सकते हैं क्या सर? फिर से आरबीएनएल आईआरएफसी, अभी कल ही मुझे लगता है कल का हम लोगों ने कार्यक्रम किया शिवम जी, और अक्सर ही आ जाता है उसमें, बहुत लोग तो सवाल पूछ लेते हैं। आरवीएनएल में हम बहुत पैसा कमा चुके हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि फिर से हम वापस फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं, लेकिन मुझे, क्योंकि कल भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, अंशुल जी भी बार बार कहेंगे कि वही सवाल लेकर के आ जाते हैं, और कुछ लोगों ने टिप्पणी भी करते हैं अब तो लोग कि आपके पास वही 4 5 शेयर हैं। अब अदानी पर इनका सवाल था, अदानी से घूम करके आरबीएनएल हो गया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर, अंशुल सर बताइए क्या टिप्पणी रहेगी? अब ये इन्होंने अदानी आरबीएनएल में पैसे काफ़ी कमाए हैं, आईआरएफसी में जो है ये पैसे लगाना चाह रहे हैं, और अदानी से जुड़ा हुआ जो भी प्रश्न था इनके उत्तर मिल गया है जी। देखिए, अगर आप सीडीएसएल का डेटा देखेंगे तो बहुत जबरदस्त अकाउंट खुले हैं कोविड के बाद से, तो ये सब नए इन्वेस्टर हैं और इन्होंने पीएसयू स्टॉक्स में पहली बार, मतलब जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स थे, इन्होंने पीएसयू स्टॉक्स में बहुत पैसा कमाया है। तो वही है, पहला इश्क भूले नहीं, मतलब भुलाए नहीं भूलता है। तो अब लेकिन ये सब बेवफा सनम हो गए हैं, जितनी जल्दी इनमें से पैसा निकाल लेंगे उतना आपका पैसा बच जाएगा। अब फिर कुछ नया ढूंढते हैं, कुछ नए सेक्टर चलेंगे। अभी देखिए, आईटी बिल्ड हो रहा है, मेटल बिल्ड हो रहा है। छोटे अगर आपको शेयर्स देखने हैं तो आप टेक्सटाइल सेक्टर देखिए, वहां पे रिजल्ट भी ठीक आ रहे हैं, पैटर्न भी अच्छे बिल्ड हो रहे हैं। बट मार्केट का जब तक मोमेंटम वापस से वो बुलिश नहीं आता है, तब तक मिड कैप स्मॉल कैप का थोड़ा सा टाइम नहीं रहेगा। और अभी ये पूरे इस वॉलेटिलिटी में ये पुराने विनर्स हैं, ये बहुत तेजी से पिटेंगे। तो पुल बैक्स आ रही हैं 5 5 8 8% की, बट उसके बाद नए लोज बन रहे हैं। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में मार्केट के साथ पुल बैक आ जाए, बट इवेंचुअली नए लोज जो लोअर लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं, तो यहाँ से भी 20 22% नीचे हैं।
वो लेवल आते हुए दिख रहे हैं। तो मैं पीएसयू और इन सारे स्टॉक्स पे अभी भी नेगेटिव हूँ। बॉटम होने के बाद भी बहुत लंबा समय लगेगा बेस बनने में। आप इस तरीके से समझिए कि हड्डी टूटने के बाद अगले दिन से आप दौड़ने नहीं लगते हैं। पहले कच्चा प्लास्टर बनेगा, पक्का प्लास्टर बनेगा, फिर फिजियोथेरेपी होगी, तब 4-6 महीने बाद आप दौड़ेंगे। तो वो समय इन स्टॉक्स के लिए 3-4 साल 5 साल का लग सकता है। ठीक सर, तो दोनों में अवॉइड की सलाह है। और सर ये जो उदाहरण दिया ना आपने, अद्भुत, पहला इश्क भुलाए नहीं भूलता, ये मतलब कोई व्यक्ति अनुभव से ही बोल सकता है सर। ये वो जो आपके चेहरे पर जो दर्द दिख रहा था ना, अद्भुत है सर वो। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। लेकिन प्रश्न से पहले आज हम सोच रहे हैं कि थोड़ी सी दूसरी तरह की बातें, जरा एफ के डेटा लेकर के आइए अक्टूबर नवंबर के, और उस पर ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अक्टूबर नवंबर में सेक्टर वाइज कहाँ पर ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली अक्टूबर महीने में सर? अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिली। उसमें ऑटो में 10,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली, कैपिटल गुड्स एफएमसीजी में 11,000 करोड़, फाइनेंशियल सेक्टर में 26,000 करोड़ से ज़्यादा, ऑयल एंड गैस में 21,000 करोड़ से ज़्यादा, मेटल में थोड़ी सी बाइंग देखने को मिली, हल्की बाइंग थी पर रही वहाँ पर, केमिकल में थोड़ी सी बाइंग थी, पर अक्रॉस द सेक्टर जो है हमने देखा कि ठीक ठाक सेलिंग जो है वो देखने को मिली। नवंबर में भी काफ़ी हद तक ये ट्रेंड कंटिन्यू रहा। सेलिंग का क्वांटिटी कम हो गई लेकिन सेलिंग रही। लेकिन कहाँ पे थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है, वो देखने को मिल रहा है रियल्टी के अंदर। 694 करोड़ रुपए की खरीदारी हुई है नवंबर के अंदर। उसके अलावा जो है अगर हम देखें, माफ़ कीजिएगा, मेटल के अंदर रियल्टी के अंदर 694 करोड़ रुपए की खरीदारी रही है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में 1900 करोड़ रुपए की खरीदारी, इसके अलावा आईटी में 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की खरीदारी, फार्मा में खरीदारी हुई है 734 करोड़ रुपए की, और केमिकल में 210 करोड़ की। तो ये नवंबर तक के आंकड़े हैं, नवंबर के आंकड़े हैं 15 नवंबर तक के। सर इन सेक्टर्स में से अभी आप कुछ सेक्टर्स का जिक्र कर रहे थे, हालांकि अभी डीआईएस के नंबर हमने नहीं बताया, हमने खाली एफआईएस के नंबर बताए हैं। स्क्रीन पे रखे रहिए ताकि अंशुल जी भी बीच बीच में देखते रहेंगे। और आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे, आप किस पर ज़्यादा पॉजिटिव, इनमें से जो एफआईएस जहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग कर रहे हैं, इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है, जैसे अभी आप आईटी का जिक्र कर रहे थे, और कौन कौन से सेक्टर होंगे, और इन जो सेक्टर स्क्रीन पर है इसमें रियल्टी, कंस्ट्रक्शन, आईटी, फार्मा और केमिकल है, इनमें से कुछ अच्छा लग रहा है आपको? देखिए, हमने लास्ट 2 शो में डिस्कस भी किया था। इंडिया होटल जो जी रियलिटी से ज्यादा रियलिटी का है, तो वही आपको दिख भी रहा है। यहाँ पे रियलिटी सेक्टर में बाइंग हुई है। मेटल सेक्टर में ये नेगेटिव फिगर इसलिए है क्योंकि हिंडाल्को थोड़ा सा ज्यादा पिटा हुआ था, रिजल्ट खराब था, तो उसकी वजह से आपको यहाँ पे नेगेटिव फिगर दिख रहा है। नहीं तो आपको ये न्यूट्रल टू पॉजिटिव फिगर दिखता है, क्योंकि मेटल सेक्टर में किसी तरह की गिरावट बहुत ज्यादा आई नहीं है। तो मेटल, रियलिटी, आईटी ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। फार्मा हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन फार्मा हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया कि लार्ज कैप फार्मा में बहुत अच्छा मूव नहीं दिख रहा है, मिड कैप फार्मा में बहुत अच्छा दिख रहा है। तो ये पैसा मिड कैप फार्मा में ज्यादा फ्लो हुआ है कंपेयर टू लार्ज कैप फार्मा। तो ये आपको ध्यान रखने चाहिए कि आप मेटल में बाइंग कर सकते हैं। रियलिटी में आपका इंडिया होटल हो गया, ओबराय रियलिटी हो गया, प्रेस्टीज एस्टेट हो गया, लोडा डेवलपर हो गया। आईटी में इंफोसिस हो गया, परसिस्टेंट हो गया, इनमें बाइंग कर सकते हैं। फार्मा में पीपीएल फार्मा हो गया, एसएमएस फार्मा हो गया, जुबलिएंट फार्मा हो गया। ये 3 स्टॉक जो मिड कैप कैटेगरी में आते हैं, यहाँ पे तेजी है। तो ये 3-4 सेक्टर, अगेन वही रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात है। चार्ट्स पे आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ के द्वारा दिख जाता है, डेटा में आपको बाइंग फिगर के द्वारा दिख जाता है। तो दोनों चीज अलाइन होती हुई दिख रही है। तो इन स्टॉक्स पे आपकी नजर होनी चाहिए। ठीक है सर। और इस बीच करीब करीब 1700 के करीब दर्शक जो है वो हमें सिर्फ यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, और बाकी हमारे फेसबुक और ऐप पर भी दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और दिन भी ऐसा है कि बाज़ार में काफ़ी पैनिक है, दबाव है। ऐसे में जो है तमाम दर्शक जुड़ना चाह रहे हैं, तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और जितना हो सके इस कार्यक्रम को और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। अपने परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, अपने ऑफिस के कलीग के साथ इसके लिंक को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। अब सवाल जवाब फटाफट शुरू करते हैं। अमन तोमर जी के सवाल के साथ शुरू करते हैं। कह रहे हैं कि जोमेटो के शेयर इन्होंने ले रखे हैं, 300 शेयर इनके पास हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। हालांकि इन्होंने भाव नहीं बताया जोमेटो को लेकर के, लेकिन ओवरऑल जोमेटो पे आपकी राय क्या होगी सर? अभी क्या करना चाहिए जोमेटो के शेयर पे? आज 1.5% नीचे है, 267 के आसपास चल रहा है। आपका लक्ष्य क्या होगा जोमेटो पर? देखिए, जोमेटो में अभी 4 रुपए प्लेटफॉर्म फीस बढ़ी है, और दीपेंद्र गोयल का 10 से 15 रुपए बढ़ाने का हमने मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे ये कहा है कि 10 से 15 रुपए प्लेटफॉर्म फीस बढ़नी है, जिसमें 4 रुपए बढ़ी है। अगर 10 रुपए बढ़ाते हैं तो 6 रुपए और यहाँ से बढ़ेगी।
हर 1 रुपए पे 400 450 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है इनको ईयरली। तो अगर 6 रुपए और बढ़ा लेते हैं, 2,500 करोड़ का एवरेज प्रॉफिट साल का बढ़ेगा, और तब तक ऑर्डर वैल्यू भी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी बढ़ जाएंगे, तो ये फिगर थोड़ा सा और बढ़ के निकल के आएगा। तो उस हिसाब से जोमेटो का टारगेट 450 से 500 रुपये बनता है। मैं कहूंगा आप 2-3 साल के लिए जोमेटो को छोड़ दीजिए। 450 दिखाएगा या 500 दिखाएगा, ये धीरे धीरे जैसे प्लेटफॉर्म फीस बढ़ेगी और रिजल्ट आते जाएंगे, ये डिसाइड होता जाएगा। बट ओवरऑल यहाँ से 450 रुपये जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसमें 18 महीने से 2 साल का समय लग सकता है। ठीक है सर, ये राय निकल के आती हुई सैयद हैदर इकबाल साहब कह रहे हैं कि विपुल सर प्लीज़ आज तो मेरा सवाल ले लीजिए, इस गिरते हुए मार्केट में पिरामल फार्मा और नाल्को में से किस में फ्रेश एंट्री कर सकते हैं? 2 महीने का व्यू है। इस तरह के मार्केट में सर 1-2 महीने का व्यू तभी लीजिए जब या तो आप खुद बहुत अच्छे एक्सपर्ट हों या फिर आप किसी एक्सपर्ट को फॉलो कर रहे हों। अगर आप नए हैं तो बिल्कुल जो है आज 15 दिन 10 दिन का नज़रिया भी मत लीजिए। लेकिन फिर भी सर अभी आप मेटल की बात कर रहे थे, नाल्को क्या फ्रेश एंट्री के लिए ठीक है? 2 महीने का व्यू है इनका। देखिए, नाल्को में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर देते हैं 238 में हमने अपने क्लाइंट्स को बाय रिकमेंड किया है, तो हमारे क्लाइंट्स लॉन्ग हो सकते हैं इसमें, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, एक्सट्रीम हाई रिलेटिव स्ट्रेंथ है नेशनल एल्यूमिनियम में। 248 ये क्रॉस नहीं कर पा रहा था, आज के सेशन में उसके ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा था। यहाँ से 265 और 280 ये 2 टारगेट मुझे दिख रहे हैं कि आराम से आ जाएंगे स्विंग बेसिस पे। तो 265 तक के लिए आप लॉन्ग कर सकते हैं, वहां पे एक बार रिव्यू करेंगे, अगर निकाल लेता है तो 280 भी निकल जाएगा। और अगर आपका व्यू 3 से 6 महीने का है, मेरे ख्याल से आपको 6 महीने का व्यू लेना चाहिए, 325 रुपए तक के टारगेट मिल जाएंगे। ठीक है सर। चलिए इस बीच हमारे अगले दर्शक एक हैं जो उनका सवाल ये है कि सर अगर पीएसयू से शिफ्ट करें तो कहाँ पर करें? सर अभी तो बताया आपको, कई सारे सेक्टर्स के नाम भी लिए गए। नामरा शाह जी का ये प्रश्न है, लेकिन फिर भी अगर आप एक लाइन में उत्तर देना चाहें तो अंशुल जी आपके मुंह से शायद सुनना चाह रहे हैं। देखिए, स्टॉक्स जहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ दिख रही है मेरे को, एक टेक्सटाइल सेक्टर में रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं, पैटर्न बहुत अच्छे डेवलप हो रहे हैं, लेकिन शेयर का नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि प्रीएम्प्टिव लोग बाई कर लेते हैं, तो जब ब्रेकआउट्स बनने लगेंगे तो हम जरूर रिकमेंड करेंगे। ठीक। फिलहाल के लिए आप लार्ज कैप में जाइए। रिलायंस मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, बट रिलायंस मेजर सपोर्ट पे है, तो आपको बाई करके यहाँ से चलना चाहिए। एचडीएफसी बैंक में बहुत अच्छी आपको 2-3 महीने में तेजी मिल जाएगी। जोमेटो ले सकते हैं, उसमें तेजी मिल जाएगी। थोड़ा सा एक मिड कैप में जाना है तो एक पार फार्मा एंड ड्रग दिख रहा है जहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा है, 311 के बाद उसमें भी अच्छी तेजी डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये 4-6 स्टॉक्स, नेशनल एल्यूमिनियम हो गया, हिंडाल्को हो गया, वेदांता हो गया, ये 4-6 स्टॉक्स में आप अगर इन्वेस्ट करके छोड़ते हैं तो 3-4 महीने में ठीक ठाक पैसा बनेगा। ठीक सर। चलिए इस बीच हमारे जो अगले दर्शक हैं जिनका प्रश्न आया हुआ है, राशिद अंसारी साहब कह रहे हैं अंबुजा सीमेंट के 600 के रेट पर 200 शेयर हैं, लगभग 20,000 का लॉस हो रहा है, क्या करें? एवरेज करें, वेट करें या फिर एग्जिट ले लें? प्लीज़ सजेस्ट। हालांकि अभी भी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही बात की है पूरे अदानी ग्रुप को लेकर के। अब सर रिकवरी आई है यहाँ पे लोअर लेवल से, लेकिन फिर भी 10% की गिरावट है। आज हमने देखा 453 का लो बनाया, 494 पे चल रहा है और इनकी खरीद जो है वो 600 के रेट पर है, तो 100 रुपये से ज़्यादा का लॉस पर शेयर इनको हो रहा है। देखिए, अंबुजा सीमेंट पे वीकली चार्ट पे एक पुराना अनटेस्टेड लेवल था 476 का। खराब न्यूज सही, लेकिन उसके सारे वो लेवल टेस्ट हुआ और वहां से ठीक ठाक बाइंग भी देखने के लिए मिली है। और सीमेंट एज ए पैक में काफी बुलिश हूँ, लेकिन जब से ये एसीसी और अंबुजा सीमेंट अदानी के हाथ में आए हैं, ये जबरदस्ती अदानी के मतलब वो पूरे ग्रुप के साथ पिटने लगते हैं। बट ओवरऑल देखें तो सीमेंट अगले 5-7-8 साल बहुत तेज रहने वाला है। तो आप अगर लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे एवरेज भी कर सकते हैं, बट नजरिया आपको 1-1.5 साल 2 साल का रखना होगा ताकि आप पूरा उसमें से जूस निकाल सकें। तो ये अच्छे रेट पे मिल रहा है, एवरेज करने के लिए लेना चाहिए एसीसी और अंबुजा दोनों। एसीसी और अंबुजा दोनों लेना चाहिए। चलिए नागराज साहब का सवाल लेते हैं। नागराज साहब ने 3-4 जो है सर हमें लार्ज कैप स्टॉक्स भेजे हैं, जिसमें रिलायंस है, आईटीसी है, एसबीआई, टाटा मोटर्स। कह रहे हैं एंट्री प्राइस क्या होनी चाहिए, 1 लाख रुपए मैं डिवाइड करना चाहता हूं। पहला सवाल तो मेरा ये होगा कि क्या ये चारों को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, और क्या अगर रखें तो क्या 25-25 हज़ार रुपये या फिर सबसे ज़्यादा वेटेज, क्योंकि रिलायंस पे आप डिस्क्लोजर दे ही चुके हैं कि आपका एक्सपोजर है, तो रिलायंस पे क्या रणनीति आपकी रहेगी? इसके अलावा एसबीआई, टाटा मोटर्स और आईटीसी पे आपकी टिप्पणी छोटी सी अगर हो पाए तो।
देखिए एसबीआई में आज ब्रेकडाउन आया है, तो एसबीआई में यहाँ से 10-12% की फॉल दिख रही है, तो मैं एसबीआई को तो नहीं टच कर रहा। ठीक है। आईटीसी में इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर सपोर्ट ब्रेक हुआ है, तो आईटीसी भी कहीं भी 410-400 रुपये आता हुआ दिख रहा है, तो आईटीसी भी ठीक नहीं लग रहा है। इकलौता रिलायंस है जो मेजर सपोर्ट पे है। इनके चार में से एक रिलायंस है जो मेजर सपोर्ट पे है, तो उसको बाई कर सकते हैं। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर बैंक की तरफ देखिए, मिटेल की तरफ देखिए, वहां पे तेजी बनेगी, तो उन स्टॉक्स में आपको जाना चाहिए। ये बाकी तीन स्टॉक्स ठीक नहीं लग रहे हैं। रिलायंस पे भरोसा कर सकते हैं सर, एक मुश्त पूरा पैसा ना लगाएं अभी। आपके पास 1 लाख है, एक तो रिलायंस का बता दिया गया आपको, बाकी कुछ एक सेक्टर बताए गए हैं, उसमें आप देख लीजिए, और कुछ पैसे चाहें तो बचा के रखिए, वो आपको अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो है अभी कार्यक्रम के दौरान मिलते रहेंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। नमस्कार राहुल जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं सर मुंबई से बोल रहा हूँ, मुंबई से। ठीक हूँ, आप कैसे सर? हम बहुत अच्छे हैं सर। और बताइए जो है कल आपने वोट डाला? हाँ सर, वोट डाला हमने। चलिए, बहुत अच्छी बात है सर, और मताधिकार का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। बताइए क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा महानगर गैस पे मैंने सेल ले रखा है, 1445 में लिया था, 337 नंबर से। 1445 पे लिया था, 337 शेयर आपके पास हैं। अभी तो आपके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। लगातार यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सप्लाई में कटौती की जा रही है। अब जब कीमतें बढ़ेंगी एमजीएल आईजीएल की तरफ से, उसके बाद हो सकता है थोड़ी रिकवरी रहे। लेकिन अभी तो फिलहाल कितना, क्या व्यू क्या है आपका, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? मैं तो होल्ड कर सकता हूँ, 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ सर। चलिए बट और ठीक है। नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, वो थोड़ा हाँ, वो डाउट अभी था। अभी अभी सर अंशुल जी से पूछ लेते हैं, वही एक्सपर्ट हैं। अंशुल जी, क्या सलाह रहेगी, क्या ओके। बने रहें यहाँ पर? 200-300 रुपये पर शेयर का नुकसान हो रहा है, एक बार के लिए एग्जिट लें क्या? जिस तरीके से यहाँ पर लगातार रेगुलेशन के जरिए एक दबाव इन दोनों शेयरों पर देखने को मिल रहा है। देखिए आईजीएल एमजीएल में तो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अगले 1 आध साल में कुछ हो जाएगा ऐसा दिखता नहीं है। तो अब यहाँ पे एग्जिट बोलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एकदम 2000 से 1100 रुपये आया है, तो थोड़ा सा बाउंस बैक का वेट कीजिए। 1300 रुपये के आसपास आता है तो एक बार दोबारा सवाल पूछिएगा। फिलहाल तो 1300 पे एक बाउंस बैक आने की गुंजाइश दिख रही है। चलिए ठीक है सर, ये राय आपके लिए फ़िलहाल निकल करके आ रही है। और इन सब के बीच में अगला प्रश्न जो है जीएमडीसी को लेकर के है, अमोल गुप्ता जी का। 297 पे कह रहे हैं कि एवरेज करें या फिर होल्ड, लॉन्ग टर्म का व्यू है जीएमडीसी के। इन्होंने 550 शेयर इनके पास पड़े हुए हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी इनको क्या करना चाहिए। अभी जो है 323 का भाव देखने को मिल रहा है, और इन्होंने 297 पे ले रखे हैं सर, तो प्रॉफिट में है, ये अच्छी बात है। 297 पे ले रखे हैं, 323 का भाव है, प्रॉफिट बुक कर लें क्या एक बार के लिए? देखिए इसमें नेगेटिव स्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है, और इसमें बड़ी गिरावट की तैयारी हो रही है, तो मेरे ख्याल से आप इमीडिएटली एग्जिट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि इस स्टॉक में कहीं भी 20 से 25% करंट ऑड लेवल से गिरावट अगर आ जाती है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होगा। नेगेटिव वीसीपी पैटर्न डेवलप हो रहा है, अगर ब्रेकडाउन आता है इसका 299 के नीचे, जो कि लग रहा है कि आएगा, तो सीधा सीधा 173 रुपये तक आता हुआ दिख रहा है स्टॉक। पैटर्न नॉलेज जी कह रहे हैं सर कि अंशुल जी, क्या सर ये निफ्टी 20,000 तक भी आ सकता है क्या? देखिए होने को तो बाजार में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में ये कहावत खुद भी सामने लिख के चिपका के रखते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। बिल्कुल। बट थोड़ा सा अनलाइकली लग रहा है। फिलहाल 23,300 का लेवल होल्ड होता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से 24,000 तक का बाउंस बैक है, फिर देखेंगे। वन डे एट ए टाइम लेके चलिए। ठीक है सर, अभी के लिए जो टारगेट दिए गए हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए आप। इस बीच मंगेश जी हैं, कह रहे हैं, उन्होंने 2-3 बैंक भेजे हुए हैं, उसमें उज्जीवन है, बैंक ऑफ इंडिया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है। इन तीनों में से कुछ अच्छा लग रहा है क्या सर आपको, या फिर तीनों ही अभी अवॉइड करेंगे? क्योंकि उज्जीवन वगैरह जितने स्मॉल फाइनेंस बैंक थे, स्मॉल बैंक में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, तब भी जब बाजार तेज था तब भी हम देख रहे थे कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दी। देखिए उज्जीवन मुझे याद है कि हमने डिस्कस करना 52 रुपए से चालू किया था, तब से 31 रुपए का टारगेट में देते आ रहा हूँ, और धीरे धीरे करके स्टॉक उसकी तरफ बढ़ रहा है। बट जिस हिसाब से वॉल्यूम है, अप कैंडल पे बिल्कुल ही नहीं होता है, डाउन कैंडल पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन सेलिंग स्टॉक में दिख रही है।
₹31 अगर नहीं होल्ड कर पाया, उम्मीद कम है कि होल्ड करेगा, लेकिन अगर कर लेता है तो बाउंस बैक आएगा, उम्मीद कम है। अगला टारगेट ₹21 का दिख रहा है 31 के बाद। अभी और दबाव देखने को मिल सकता है। पीएनसी इंफ्रा एक और शेयर है सर जिस पर ये राय जानना चाह रहे हैं, और जिस पे कि हम देख रहे हैं आज 3.25% टूटा हुआ है, 290 के नीचे 288 के आसपास चल रहा है। कैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं आपको? देखिए, पीएनसी इंफ्रा, मुझे जहां तक याद है 21 अक्टूबर को भी हमने डिस्कस किया था जब ये गैप डाउन के साथ खुला था कि आपको निकल जाना चाहिए, इसमें काफी तेज गिरावट आती हुई दिखेगी। उस दिन 424 के आसपास हमने डिस्कस किया था कि नीचे में 259 का लेवल दिखा देगा, क्योंकि वीकली चार्ट पे उसके पहले कोई सपोर्ट नहीं है। तो जी। धीरे धीरे करके उसकी तरफ बढ़ रहा है, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में 259 260 का लेवल आ जाएगा, वहां से बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन अप ट्रेंड आ जाएगा इसकी गुंजाइश लगभग ना के बराबर है। तो यहाँ पे एग्जिट कर लें, ज्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी बाउंस बैक के बाद भी मेरे को नए लो आते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रक्चर कंप्लीटली वीक है स्टॉक का। स्ट्रक्चर तब भी पूरी तरीके से का जो है यहाँ पर थोड़ा सा वीक ही दिखाई दे रहा है। आशीष कुमावत जी हैं और ये कह रहे हैं सर वारी रिन्यूएबल के ऊपर इनका प्रश्न है, 2325 पर लिए हुए हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। अगर हम बात करें वारी रिन्यूएबल की तो अब जो है 2399 1400 पे अभी ट्रेड कर रहा है रिन्यूएबल का शेयर, और ये 2300 पे लेकर के बैठे हुए हैं। लंबा लॉस है, बड़ा लॉस है, और अभी क्या करने चाहिए सर इनको, क्योंकि अभी तो कोई गुंजाइश दिखाई दे नहीं रही है। 1400 के आसपास 800-900 रुपये पर शेयर का नुकसान इनको यहाँ पर हो रहा है। एक महीने में 15-15.5% टूटा है, 6 महीने में 30% का नेगेटिव रिटर्न रहा है। क्या सलाह रहेगी? जो इसने एक बार एक पीक बनाया था, मेरे ख्याल से अप्रैल मई के आसपास शायद बना था 3000 के आसपास, उसके बाद से फिर दोबारा उन लेवल्स को टेस्ट नहीं किया है। देखिए, इस स्टॉक में भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ था 3000 के आसपास, वहां से पहला टारगेट इसका था 1270। 2 बार स्टॉक वहां से बाउंस बैक कर चुका है। अब थर्ड टाइम में ये सपोर्ट प्रोटेक्ट नहीं होगा, क्योंकि थर्ड टाइम में जनरली स्लाइस थ्रू कर देते हैं। 1270 टूटने के बाद स्टॉक में 757 रुपए तक की डाउन मूव आती हुई दिख रही है। तो यहाँ पे काफी हद तक हमको नीचे की तरफ स्टॉक आता हुआ दिख रहा है। वारी रिन्यूएबल पे बात की, अगर वारी एनर्जी पे भी 2-4 सवाल आए हैं उस पर भी बात कर लीजिए, क्योंकि हाल की लिस्टिंग है, लोगों की पोजीशन काफ़ी है और अब आज गिरावट भी ठीक ठाक है, 4-4.5% टूट गया है 3000 के लेवल के आसपास से। ये भी जो है वो नीचे आना शुरू हुआ है 3700 के आसपास का से। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर, अभी जिन लोगों की पोजीशन अभी भी फंसी हुई है? देखिए, एग्जिट करना चाहिए। पूरे ग्रुप में आईपीओ की वजह से एकदम तेजी आई थी, और उस समय रिन्यूअल का भी थोड़ा सा टाइम चल रहा था। अब ये कंप्लीटली अनफेवरेबल होता जा रहा है, तो बेटर है कि निकल जाए। शेयर बाजार में टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कि आप उस चलती हुई गाड़ी में पहले उतर जाए, इससे पहले कि गाड़ी रिवर्स हो। अब तो गाड़ी टर्न लेके भी बहुत हद तक जहां से चली थी उसके भी नीचे आने लगी है, तो जी, निकल जाना ज्यादा होगा। निकल जाएं सर, वो ज़्यादा बेहतर होगा। इमरान साहू जी का सवाल लेते हैं, और इमरान साहू जी कह रहे हैं कि मैं अंशुल जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ अंशुल सर, और इनके पास JSW इंफ्रा ले रखे हैं इन्होंने 292 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं कि 6 महीने का मेरा नज़रिया है, और क्या मुझे इसे होल्ड करना चाहिए 6 महीने तक? अभी आप थोड़ी देर पहले ही इसका जिक्र कर रहे थे JSW इंफ्रा का, और आप कह रहे थे अच्छा है, तो अभी इनको क्या होल्ड करना चाहिए? 298 के आसपास अभी ये शेयर चल रहा है, 292 चल रहे पे इन्होंने लिया हुआ है, 6 रुपये के मुनाफे में बैठे हुए हैं, 6 महीने का नज़रिया है। देखिए, अगर आपके पास है तो बिल्कुल होल्ड करके रखिए, अगर नहीं है और मोमेंटम प्ले करना चाहते हैं तो 314 निकलने का वेट कीजिए। 314 निकलने के बाद स्टॉक में बेहतरीन मोमेंटम बनेगा 440 तक के लिए। तो ट्रेडर्स के लिए फिलहाल अवॉइड है। 314 315 के ऊपर टिके तो ट्रेडर्स को एंट्री लेना चाहिए। इन्वेस्टर्स के लिए ये बहुत बेहतरीन गिरावट थी, जो लास्ट गिरावट 278 तक आई थी, नहीं ले पाए हैं तो अब ले लीजिए। इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा मौका है, ट्रेडर्स के लिए 314 315 के ऊपर मोमेंटम बनने लगेगा, तो लेके रखना चाहिए। लेके रखना चाहिए, और जिनके पास है उन्हें होल्ड करना चाहिए। ये राय फिलहाल निकल करके आती हुई। और जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मुझे HPCL और BPCL इसको क्या मौजूदा भाव पे खरीद सकते हैं क्या?
कल भी हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी सर, एमसीज को लेकर के। थोड़ा इसको आगे और बढ़ाते हैं। कैसे देख रहे हैं आप अभी बीपीसीएल एचपीसीएल को? आज भी 1.5% की गिरावट है। अगर 1 साल का, 6 महीने का, 9 महीने का नज़रिया हो तो क्या पोर्टफोलियो में होने चाहिए आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, और इनमें से सबसे अच्छा कौन सा लग रहा है आपको? देखिए, बैलेंस शीट क्लीन करने के चक्कर में इस क्वार्टर में तीनों ने रिजल्ट बहुत खराब दिए हैं, स्पेशली आईओसी ने। अब जो बैलेंस शीट वही है, कचरा पूरा आपने एक ही बार में साफ कर दिया, जो थोड़ा थोड़ा करके करते थे, ठीक है, एक ही बार में कर दिया, बहुत बेहतरीन किया। अब अगले क्वार्टर से वापस से अगर क्रूड में गिरावट आना स्टार्ट होती है तो इनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट आना स्टार्ट होगा, नहीं नॉर्मलाइज जो प्रॉफिट आता था वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो एक बार बैलेंस शीट क्लीन हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट ने उसको पनिश भी कर लिया है। बॉटम पे खड़े हैं स्टॉक्स, तीनों में से आप कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा एज आईओसी में आपको जरूर मिल सकता है, क्योंकि वहां पे होल्डिंग्स थोड़ी सी ज्यादा हैं स्मार्ट मनी की। तो आईओसी लीजिए, थोड़ा सा एडिशनल आपको एक एज मिल सकता है। बट लगभग तीनों स्टॉक्स में कोई भी ले लेंगे तो 19-20 करके रिटर्न अच्छे मिलेंगे। एक साल में कहीं भी 40-45% के रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और हमारे साथ इस बीच अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, प्रभात केसरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रभात जी को नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते सर, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं मिर्जापुर सिटी से बात कर रहा हूँ सर। मिर्जापुर से बात कर रहे हैं। जब से वेब सीरीज आई है मिर्जापुर के लोगों से थोड़ा सा डर लगने लगा है, बंदूक गोलियां। अरे नहीं नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। सर वो फनी मूवी है, ऐसा एंटरटेनमेंट के लिए बना हुआ, एंटरटेनमेंट ही करना चाहिए लोगों को। नहीं, मैं भी मतलब हल्की बात ही कर रहा था, मजाक में, क्योंकि बहुत लोग दबाव में हैं। थोड़ा बहुत जो है ना, इस गंभीरता को तोड़ना पड़ेगा। सर लोग ऐसा कुछ काफी। नहीं है सर, मिर्जापुर बहुत शांत एरिया है और ऐसा नहीं आपको बिल्कुल कुछ सर, भी नहीं है सर। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है। मैंने भी माहौल को हल्का करने के लिए कहा था। मिर्ज़ापुर हम जा चुके हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं, आप जैसे अच्छे इंसान वहाँ पर हैं। ये तो सिर्फ खाली माहौल को हल्का करने के लिए। जी बताइए सर, क्या प्रश्न है जी आपका? जी जी जी। सर मैंने बिरला टॉप ले रखा है 200 शेयर, और टाटा मोटर्स 300 प्लस शेयर ले रखा है। बिरला टाटा सॉफ्ट सर, बिरला सॉफ्ट का सर मेरा प्राइस है 700 रुपए बाइंग प्राइस, और हाँ। टाटा मोटर का बाइंग प्राइस है मेरा सर 1100 रुपए। 1100 रुपये आपने टाटा मोटर्स ले रखे हैं, और बिरला सॉफ्ट 700 रुपये पे ले बिरला रखे हैं। और बिरला सॉफ्ट पे क्या व्यू है, और टाटा मोटर्स पे जी जी क्या व्यू, क्या है सर आपका? कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं? सर होल्ड तो सर अब माइनस में सर होल्ड तो करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही लॉन्ग कहा टर्म। आपने। ज़्यादातर रिटेल निवेशकों की यही जो है पद्धति होती है कि वो जब लॉस होता है तो फिर ये सभी जो है लंबी अवधि के निवेशक बन जाते हैं। अभी बिरला सॉफ्ट पे बात कर लेते हैं पहले, फिर टाटा मोटर्स पे। 150 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है इनको, 1.5% आज नीचे है। टिप्पणी क्या होगी सर आपकी बिरला सॉफ्ट को लेकर के? यहाँ पर पिछले 6 महीने में 9, 10, 11% का नेगेटिव रिटर्न, साल भर में भी ये शेयर चला नहीं है, पूरे साल की बात करें तो। और जबकि बाजार में काफ़ी रिकवरी रही, और आईटी में जो रिकवरी आई उस पर भी बहुत ज़्यादा असर इस पर पड़ा नहीं है। बिरला सॉफ्ट क्या करें सर 150 रुपये लॉस पे पर शेयर? देखिए, इत्तेफाक की बात है कि मिर्जापुर हमारे पड़ोस में है, बनारस में है। बिल्कुल और सर आज बिल्कुल। मैं मिर्जापुर जा नहीं पाया हूँ। ओहो नहीं, मेरा तो जाना हुआ है, और बिल्कुल सही कहा आपने, बनारस भी जाना हुआ है, तो बिल्कुल अगल बगल ही है। तो चलिए कभी साथ में ही चलते हैं सर मिर्ज़ापुर। और जी चला जाएगा। जी जी बताइए सर, बिरला सॉफ्ट पे क्या करें? ये बिरला सॉफ्ट में मेजर सपोर्ट था 571, जिसको होल्ड नहीं कर पा रहा है, लेकिन आईटी एज ए सेक्टर तेज लग रहा है, तो उसकी वजह से स्टॉक में भी पुल बैक आएगा। मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि आप आईटी में ही रहिए, बिरला सॉफ्ट से एक बार एग्जिट कर लीजिए, या तो आप परसिस्टेंट में चले जाइए, या बेटर है कि सेफर बेट प्ले कीजिए, आप इन्फोसिस में चले जाइए। आपकी जगह मैं होता, बिरला सॉफ्ट बेच के मैं क्लियर कट आज ही के आज इन्फोसिस ले लेता, क्योंकि जब तक बिरला सॉफ्ट में 8-10% की भी अपसाइड आएगी तब तक इन्फोसिस आपको उससे ज्यादा रिटर्न दे चुका रहेगा। तो पहले तो बिरला सॉफ्ट को इन्फोसिस में कन्वर्ट कर लीजिए, और आज ही कर लीजिए तो बेटर रहेगा। दूसरा, टाटा मोटर में 1065 पे जब फेल्ड ब्रेकआउट आया था तब से हम 771 की बात कर रहे हैं। यहाँ से एक बाउंस बैक बन सकता है, 803 अगर निकाल लेता है तो 850 तक बाउंस बैक बनेगा। बट उस बाउंस बैक के बाद नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में ये स्टॉक 660 रुपए आते हुए दिख रहा है। तो 850 पे एक बार दोबारा सवाल पूछ लीजिएगा, हो सकता है वहां पे आपको एग्जिट की सलाह दी जाएगी नीचे 660 के टारगेट के साथ। जी चलिए, तो ये फिलहाल के लिए राय निकल के आती हुई आपकी। और इस बीच जो है अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं।
मिंटू जी का सवाल ले लेते हैं। कोल इंडिया को लेकर के इनका प्रश्न है और कह रहे हैं कि सर नमस्ते, कोल इंडिया का 70 शेयर है 480 के रेट पर, एवरेज करें या फिर एग्जिट कर लें? मेरा व्यू अप्रैल 2025 तक का है। विपुल सर काइंडली कोई सलूशन दीजिए, असम से हूँ। चलिए असम से हैं, बहुत अच्छी बात है सर। बड़ी खूबसूरत जगह से आप सवाल आपने पूछा है। कोल इंडिया के ऊपर इनका प्रश्न है और अभी अगर हम देखें कोल इंडिया 405 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्होंने 480 पे ले रखे हैं। एवरेज करना चाह रहे हैं सर, क्या एवरेज करना सही होगा? अप्रैल 2025 का व्यू है इनका, तो अभी भी इनके पास जो है 5-6 महीने का वक्त है। आपकी टिप्पणी क्या होगी कोल इंडिया को लेकर के? देखिए, कोल इंडिया फिलहाल तो सीधा सीधा 383 आते हुए दिख रहा है, वहां से बाउंस बैक करेगा और उसके बाद नेक्स्ट लेग में 323 रुपये आ रहा है। मेरी तरफ से इमीडिएटली एग्जिट कर लें तो बेटर है। चलिए इमीडिएटली बाहर हो जाएं वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आकाश कुमार जी हैं, कोचिन शिपयार्ड के 12 शेयर ले करके रखे हुए हैं 1640 रुपये के भाव पर। कह रहे हैं क्या करें सर, लॉन्ग टर्म का व्यू है? लॉन्ग टर्म का व्यू उन सभी का हो गया है जिनको बड़े बड़े लॉसेज यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोचिन शिपयार्ड पे आपका व्यू काफ़ी हद तक स्पष्ट है, लेकिन बहुत सारे नए दर्शक हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, तो आपकी टिप्पणी क्या होगी कोचिन को लेकर के? सर 1300 पे भी चल रहा है। देखिए, 1628 पे स्ट्रक्चर का कंप्लीट ब्रेकडाउन और नेगेटिव हो गया है। 1166 पहला इमीडिएट टारगेट है और उसके नीचे 937 रुपये आते हुए दिख रहा है, तो आई एम श्योर 937 आपको 3-4 महीने में मिल जाएगा। एग्जिट कर लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा, लेकिन आई गेस आज लोअर सर्किट है, आपको शायद एग्जिट का भी मौका ना मिले। एग्जिट है ये जो है। चलिए ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है। प्रियांक मिश्रा जी कह रहे हैं SW सोलर पे फ्रेश एंट्री कब करना चाहिए अगर 1 साल का नज़रिया है तो SW सोलर को लेकर के ये आपका व्यू जानना चाह रहे हैं और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है कि फिर से जो है ये तमाम शेयरों को लेकर के अब सवाल उठने लगेंगे, ख़ास तौर से जिस तरह का घटनाक्रम हुआ है अभी। 471 के आसपास चल रहा है स्टर्लिंग एंड विल्सन, आज 1% नीचे है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर? 471 पे अभी चल रहा है, फ्रेश एंट्री लेना चाह रहे हैं? देखिए, वीकली पे जो स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन था उसका टारगेट 460 था, वहां तक आ गया है। एक आध दो दिन में 460 दिखा देगा। उसके बाद एक बाउंस बैक बनेगा जो 520 से लेके 544 के बीच तक आ सकता है। वहां पे क्लियर कट एग्जिट कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेग ऑफ डाउन मूव में 460 तोड़ के ये स्टॉक 253 रुपये तक नीचे आ सकता है। इसमें भी बाइंग क्लाइमेक्स हुआ है, तो 253 आने की गुंजाइश काफी हाई है। फिलहाल ओवरसोल्ड है, तो बाउंस बैक मिलेगा 540 तक, वहां पे एग्जिट कर लीजिएगा।